मार्केट के तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं विष्णुकांत उपाध्याय सर। विष्णु सर, आपका मनी 9 में बहुत बहुत स्वागत है सर। हाय सिमरन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि दिवाली के आसपास या अक्टूबर में हमने एक रैली देखने को मिली बाजार के अंदर, लेकिन इस वक्त जो है वो बाजार बिखरा हुआ नजर आ रहा है। तो इस बिखरे बाजार के अंदर, इस उतार चढ़ाव भरे बाजार के अंदर कारोबार कैसे किया जाए, आपसे टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे सर। वेल सिमरन, सो चार्टिकली यदि हम एक बार मार्केट को एनालाइज करें तो जैसा कि आपने भी कोट किया कि अक्टूबर के लास्ट में एक ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट ने अप्रोच किया था 26,100 के आसपास, और वहां से एक करेक्टिव फॉल मार्केट में देखने को मिला। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि मार्केट अब आगे कहाँ जाने वाला है, इससे पहले हमको ये समझना होगा कि मार्केट की जो गिरावट जो मार्केट में आई है लगभग अपने जो रिसेंट हाई है उससे मार्केट अभी लगभग 2.5% के आसपास मंदी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो इस गिरावट के पीछे के क्या कारण है? तो देखिए, मार्केट में जो तेजी आई थी उसके पीछे का कारण था कि ये जो इंडिया और यूएस की जो ट्रेड टॉक है इसमें एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट हुआ था कि वेरी सून वी आर गोइंग टू स्ट्राइक अ डील बिटवीन यूएस एंड इंडिया। और उसके चलते मार्केट में जितने भी सेक्टर्स थे सभी सेक्टर्स में एक अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिली, एक्सेप्ट आईटीज वगैरह में। बट उसके बाद एक गिरावट आई। क्यों? क्योंकि हमारी जो Q2 की जो अर्निंग्स थी वो इस बार भी डिसअपॉइंट रही हैं। इसके चलते एफआईज ने लगातार माल बेचना स्टार्ट किया दोबारा से। बीच में थोड़ा बहुत मिटिगेशन हुआ था एफआईज की सेलिंग में लास्ट वीक हमने देखा था, बट इस वीक लगातार दोबारा से एफआईज की सेलिंग हमको देखने को मिली है। तो यदि मैं चार्टिकली मार्केट को एनालाइज करूं, और आपने भी कोट किया कि आपके कुछ पुराने एक्सपर्ट्स ने भी यही बताया था कि 25,300 के आसपास जो है मार्केट का एक सपोर्ट है मध्यम, यदि मैं टर्म का मीडियम टर्म की बात करूं तो डेफिनेटली मार्केट उसी लेवल के आसपास से रिबाउंड किया है। और हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि 25,300 के आसपास ऐसा क्या है जहां मार्केट, सभी लोग बोल रहे हैं कि मार्केट वहां सपोर्ट ले सकता है। तो फर्स्ट कि दिस इज द प्रॉक्सिमिटी ऑफ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी के यदि आप चार्ट को एनालाइज करें तो 25,300 के आसपास 50 डे का मूविंग एवरेज आता है। इसके अलावा जो रिसेंट जो रैली है निफ्टी की, जो कि स्टार्ट हुई थी आपके 30 सितंबर को और जो 26,100 के आसपास तक गई थी, उस रैली का 50% का जो रिट्रेसमेंट है वो 25,300 के आसपास आता है। तीसरा, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो ये मल्टीपल सपोर्ट एरिया जो है वो 25,300 के आसपास अलाइन होता है। जिस तरीके से मार्केट में आज रिकवरी आई है और मार्केट इन हाइस के आसपास सस्टेन करता है और क्लोज करता है तो दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव साइन। और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते मार्केट एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ ही ट्रेड करेगा। हायर साइड में 25,700 25,800 तक के लेवल आप देखने को निफ्टी में मिल सकते हैं। ठीक है सर। सर, एफआईएस का आपने जिक्र किया, तो पिछला एक लंबा अरसा हम देख लें एफआईएस तो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन जो डीआईज हैं, हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने बाजार को संभाला हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अगर एफआईआईज बाजार से नदारद रहेंगे, पैसा लगाएंगे ही नहीं, तो बाजार में तेजी कहाँ से आएगी? और जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा रखा है बाजार में, उन्हें कहाँ से प्रॉफिट मिलेगा? हाँ, वेल सिमिलर क्वेश्चन आपका बहुत ही वैलिड है। बट मैं एक चीज यहाँ कोट करना चाहूंगा कि एफ आईज यस डेफिनेटली प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, बहुत एक बड़ा रोल प्ले करते हैं इंडियन मार्केट के लिए। बट यदि हम ये कहें कि एफ आईज ही सब कुछ है तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि इंडियन मार्केट डेस्पाइट हम ओवरऑल यदि इस साल का सेलिंग देखें एफ आईज का तो दैट हैज बीन वेरी ह्यूमंगस, राइट। एंड डेस्पाइट दैट हमारा इंडियन मार्केट आज भी मॉडरेटली पॉजिटिव टोन के साथ काम कर रहा है, लगभग 3 साढ़े 3% तेजी के साथ काम कर रहा है। तो ये कहना तो गलत है कि यदि एफआई सेलिंग करेगा बिल्कुल तो हमारा मार्केट पॉजिटिव में होगा ही नहीं। हाँ, ये एक बात अलग है कि हमारे जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो भी अलाइन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिविटी हमको देखने को मिले। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के आसपास तक गया था, उस समय भी एफआई की सेलिंग थी। तो हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि डोमेस्टिक कुछ फैक्टर्स हैं, और इन डोमेस्टिक फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर्स है वो है हमारी इंडियन कंपनीज की जो रिजल्ट्स हैं, इनकी री रेटिंग को नहीं होना, यानी कि हमारे अर्निंग्स अपग्रेड नहीं हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। जिस दिन हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि H2 में हमारे अर्निंग्स जो है वो अपग्रेड होने स्टार्ट हो गए हैं तो डेफिनेटली एफआईज भी हमारे साथ आएंगे और डीआईज तो हमारे साथ है ही है। अब ये कब तक ओके। चालू रहेगा? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जहां हमको ये इनिशियल हिंट मिलेगा कि यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील होने वाली है और बिहार के इलेक्शंस भी हैं, कहीं ना कहीं हद तक
एक पॉलिटिकल वैसे तो बहुत ज्यादा मैं वेटेज नहीं दे रहा हूँ बिहार के इलेक्शन को, बट हाँ कहीं ना कहीं हद तक एफआई इस चीज का भी इंतजार करते हैं कि यदि एनडीए की क्लियर कट विन होता है बिहार में तो वो एक बार री एंटर करें मार्केट में। तो ये काफी सारे फैक्टर्स हैं। पहला तो इंडिया और यूएस की ट्रेड डील है जो कि हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली, काफी पॉजिटिव इनपुट्स हमको यूएस की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। दूसरा एक इंक्रीजिंग विनिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एनडीए इन बिहार इलेक्शन। तीसरा जो है कि अब जो Q2 के जो रिजल्ट्स थे वो ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। एक्सपेक्टेशन ये है कि S2 में अर्निंग रिपोर्ट जो है वो थोड़ा सा हो सकता है कि बेटर इंप्रूव हो। तो ये सभी कारण हैं जो एफआईआईज को इंडिया मार्केट की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा मैं कहूं तो यदि आप इंडिया के मार्केट को देखो तो इंडिया मार्केट हैज बीन वेरी लेथार्जिक दिस ईयर। अदर मार्केट्स को देखें तो काफी अच्छे रिटर्न्स अदर मार्केट ने दिए हैं, इंडियन मार्केट में वो अच्छे खासे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। तो यानी कि इंडियन मार्केट में अभी रूम है टू एक्सपेंड द गेन्स। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि एफआईआईज को एक बार अट्रैक्ट कर सकती है इंडियन मार्केट की तरफ। ओके, तो सर इंडिया और यूएस डील की आप बात कर रहे हैं तो उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर में ये डील हो सकती है, लेकिन पिछले 2-3 महीने से बाजार इस डील का इंतजार कर रहा है और जब जब कोई अपडेट आता है तो बाजार रिएक्ट करता है, लेकिन अगले दिन ही बाजार फिर से वहीं आ जाता है जहां से हम शुरुआत करते हैं। तो आखिर कब तक इस एक खबर का या इस एक ट्रिगर पर बाजार रिएक्ट करता रहेगा और कब तक इंतजार करेगा सर इसका? हाँ देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है कब तक, क्योंकि ये तो वही क्वेश्चन है कि जब तक ट्रेंडिंग नहीं हो पाती तो मार्केट रिएक्ट करेगा। बट मैं ये कहूँ कि कहीं ना सर कहीं हद आप तक जी। मोर देन 90% मार्केट हैज बीन डिस्काउंटेड दिस न्यूज। मार्केट ने इस न्यूज को डिस्काउंट कर लिया। अभी कल देखिए डोनाल्ड ट्रंप के काफी पॉजिटिव कमेंट्स आए थे, बट डिस्पाइट दैट पॉजिटिव कमेंट्स इनिशियल मार्केट ने हिट लिया। ऑल्दो एक बात अलग है कि जो इंडियन मार्केट का जो इनिशियल हिट था आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए हम बात करें तो दैट हैज बीन ड्रिवन बाय द sell off in some worldwide equities like कि Nasdaq में जो एआई स्टॉक वैल्यूएशंस को लेके जो कल करेक्टिव फॉल देखने को मिला था। बट यदि ये जो इंडिया और यूएस की ट्रेड डिस्कशन को लेकर कमेंट्स को लेकर बात है तो मैं कहूंगा ये साइलेंटली चलती रहेगी और शायद बाय ईयर एंड हमको कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम्स इसको देखने को मिलेगा। तो वी आर कीपिंग फिंगर क्रॉस कि नवंबर एंड या फिर दिसंबर मिड तक हमको यहाँ पे कोई ना कोई ट्रेड डील देखने को मिलेगी। और डेफिनेटली यदि नहीं भी मिलती है इन केस तो वी आर नॉट गोइंग टू सफर अ वेरी ह्यूज लॉस इन द इंडियन इक्विटी मार्केट। ये न्यूज हमने कंप्लीटली डिस्काउंट कर ली है। अभी जो हमारी री रेटिंग होगी इंडियन स्टॉक मार्केट की वो कंप्लीटली होगी हमारी इंडियन कंपनीज को लेके जिनके की H2 के रिजल्ट्स आने हैं और इसके अलावा और भी काफी सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। ठीक है सर। चलिए सर एक बार सेक्टर वाइज भी बात कर लेते हैं कि अ, कभी कोई एक सेक्टर नहीं है जो इस वक्त बाजार को लीड कर रहा हो। कभी हम देखते हैं कि मेटल सेक्टर के अंदर तेज़ी नज़र आ रही है, कभी देखते हैं कि एफएमसीजी के अंदर तेज़ी है, कभी आईटी के अंदर तेज़ी है। मतलब कोई एक सेक्टर नहीं है जिसमें कंसिस्टेंसी देखी जा रही हो, जो लगातार मार्केट को लीड करता हुआ नज़र आ रहा हो। तो सर आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कोई ऐसा सेक्टर है जो बाजार को लीड कर सकता है या जो अगला बुल रन हम कहें उसको लीड करता हुआ नजर आएगा? वेल सो देखिए सिमरन, यहाँ दो चीजें हैं। पहला तो सेक्टरल एनालिसिस पे जाने से पहले हमको ये देखना होगा कि फंडामेंटली इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या मेजर डेवलपमेंट हुए हैं। और जो फर्स्ट जो मेजर डेवलपमेंट हुए, टू मेजर डेवलपमेंट, ये तो हुआ है। पहला तो फरवरी में जो बजट सेशन आया था उसमें 12 लाख तक की जो इनकम को टैक्स फ्री किया था। ठीक है, इससे जो डिस्क्रिशनरी जो स्पेंडिंग थी इंडियन हाउस होल्ड्स की वो इंक्रीज हुई थी। सेकंड जीएसटी हो रहा हूँ। ये दो इतने बड़े ट्रिगर हैं, आई मीन कि काफी सारे जो सेक्टर्स हैं वो खड़े हुए हैं रीरेट होने के लिए, जैसे कि ऑटो है। आई मीन रीरेटिंग हो सकती है जो सेक्टर्स है। तो ये जो दो ट्रिगर है ना, जीएसटी रोल आउट और ये जो 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री करना, मुझे लगता है कि इनकी वजह से आने वाले टाइम में कंजप्शन जो थीम है बेसिकली वो एक तरीके से मार्केट लीडर प्रूव हो सकती है। और आने वाले टाइम में जो फोकस रहेगा वो कंजप्शन लिंक्ड स्टॉक्स के ऊपर ही रहेगा, चाहे वो ऑटो स्टॉक्स हो या फिर वो कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स हो। अब ये इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जब भी कंजप्शन इंक्रीज होगा तो वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है हमारा लैंडिंग स्पेस से। तो उसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो बैंकिंग सेक्टर को भी देखने को मिलेगा। तो नॉर्मली हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। तो करंटली यदि हम सेक्टरल एनालिसिस करें तो पीएसयू में काफी अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो हमारे जो रडार पे रहेंगे फिलहाल वो कुछ सेक्टर्स रहेंगे, जैसे कि हमारा पीएसयू बैंक्स, ये जो है हमारे रडार पर रहेगा। तीसरा मेटल्स, क्योंकि अभी हम वर्ल्ड वाइड देखें तो काफी जो जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हुआ है या फिर वो
रशिया या यूक्रेन वॉर को लेके हुआ है, तो जिस तरीके से मेटल्स की डिमांड और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेके जो डिमांड्स बढ़ेगी, तो मुझे लगता है मेटल जो कॉम्प्लेक्स है, मेटल पैक है, ये पूरा एंटायर फोकस में रहेगा। पीएसयू, मेटल एंड कंजप्शन, ये तीन सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पे हमको शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए फोकस बना के रखना होगा। ओके, पीएसयू बैंक्स, मेटल्स और कंजम्पशन सेक्टर, ये जैसा कि विष्णु सर ने बताया, ये उनके रडार पर रहेंगे, इन पर फोकस बना के रख सकते हैं। तो चलिए, अब वक्त हो गया है हमारे दर्शकों के सवाल लेने का, क्योंकि लगातार हमारे पास सवाल आ रहे हैं। एक एक करके अब उनके सवाल लेंगे और सर से जानेंगे कि क्या स्ट्रेटजी, जो उनके सवाल हैं, क्या वो स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइव देख रहे हैं, आप अपना सवाल कोई हमें भेजना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311121874। इस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा money9query@tv9.com, इस पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अपना सवाल पूरा डिटेल में लिखकर भेजें, ताकि हम अपने गेस्ट से उसके बारे में डिटेल में बातचीत कर सकें। और हाँ, अपना मोबाइल नंबर भी ज़रूर लिखें, ताकि आप लाइव हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछ सकें। इसके अलावा अगर आप मनी9 के प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं, तो आप मनी9 के प्राइम मेंबर बन सकते हैं। आपके सामने 3 ऑप्शन यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो आप अपनी बजट और जो फैसिलिटीज़ स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग एक प्लान चूज कर सकते हैं और मनी9 के प्राइम मेंबर आप बन सकते हैं। तो चलिए, अब एक एक करके दर्शकों के सवाल लेते हैं। हमारे पास लगातार सवाल आ रहे हैं। तो विष्णु सर, पहला सवाल हमारे पास श्वेता जी का आया है। श्वेता जी पूछ रही हैं कि इनके पास CDSL के 10 शेयर हैं, 1607 रुपये इनका बाइंग प्राइस है सर। तो इसमें क्या करना चाहिए और क्या ये एग्जिट कर सकती हैं इसमें से? देखिए, 1607 यानी कि बहुत ज्यादा अभी फिलहाल स्टॉक नीचे नहीं आया है, और आज की ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 200 एक्सपोनेंशियल के आसपास से काफी शानदार रिकवरी देखने को मिली है। ये पूरा कैपिटल जो मार्केट सेगमेंट है थोड़ा सा प्रेशर में था। ये उम्मीद थी कि एफ ट्रेडिंग को लेके क्या होगा। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर किया है कि नहीं, दिया नॉट गोइंग टू टच एफ ट्रेडिंग। तो इसकी वजह से पूरे कैपिटल मार्केट में आज एक अच्छी पॉजिटिविटी बनी हुई है। मुझे लगता है कि ये पॉजिटिविटी इंटैक्ट रहेगी। ऑल्दो मैं इनको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, 1500 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए। हायर साइड में आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1650 तक के लेवल्स इनको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो श्वेता जी, CDSL के अंदर 1500 रुपये का स्टॉप लॉस एक आप लगाकर चलिएगा, जैसा कि विष्णु सर ने यहाँ पर आपको बताया, और 1650 तक के लेवल आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अगला सवाल हमारे पास मिलन जी का आया है। मिलन जी पूछ रहे हैं सर कि इनके पास डाबर के शेयर्स हैं, 520 रुपये पर इनकी खरीदारी है। अभी पूछ रहे हैं कि सेल टारगेट क्या हो सकता है सर? जी बिल्कुल, टावर में भी हमारा सेम सिनेरियो है। एक डब्ल्यू काइंड पैटर्न बनाया है और एक डबल बॉटम फॉर्मेशन से भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। रिसेंटली स्टॉक ने जो है वो अपना जो वेरी शॉर्ट टर्म का जो रेजिस्टेंस था 510 का, उसके ऊपर सस्टेनिंग दी है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस 500 रुपए का पुट किया जाए। हायर साइड में 550 तक के भी लेवल आपको डाबर इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ सिमरन एक मेरी तरफ से डिस्क्लेमर रहेगा कि डाबर में हमने अपने क्लाइंट को एक रिकमेंडेशन दे रखी है, तो ये अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते ओके, ठीक है सर। 500 रुपये का मिलन जी, आप इसमें स्टॉप लॉस एक मेंटेन कर सकते हैं, और हायर लेवल पर आपको जो लेवल देखने को मिलेंगे वो 550 रुपये तक इसमें डाबर के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। अगला सवाल लेते हैं सर। अगला सवाल हमारे पास है, ये पूछ रहे हैं DCB बैंक, इसके लिए सर क्या टारगेट रहेगा? सो देखिए, एक काफी शानदार ब्रेकआउट है डीसीबी बैंक में, और आज के ही ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक लगभग 7% तेजी के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो यदि मैं इसका वीकली चार्ट एनालिसिस करूं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये तेजी जो है ना थोड़ी सी कंटिन्यू रह सकती है। बट वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड, यदि आप फ्रेश बायर्स हैं स्टॉक में, यदि आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है, तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा दैट विल बी 160, 160 रुपए का रहेगा। बट यदि आप नए बायर हैं और बाइंग की अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं, तो स्टॉक को थोड़ा सा नीचे आने दीजिए 168 के आसपास, वहां बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। हायर साइड में 185 तक के जो लेवल्स हैं आपको डीसीबी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 160 स्टॉप लॉस, 168 पर आप फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और 185 तक के लेवल्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। सर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई आपको और अच्छा स्टॉक नज़र आ रहा हो DCB बैंक के अलावा, अगर ये शिफ्ट करना चाहें, या कोई नया इन्वेस्टर है नया बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाना चाहे, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे सर?
हाँ, तो फिलहाल तो मैं आई मीन पीएसयू बैंक के साथ ही जाना प्रेफर करूंगा। यदि प्राइवेट बैंक में जाना चाहेंगे आप, तो प्राइवेट बैंक में केवल एक फेडरल बैंक है जो कि, और कोटक बैंक है जो कि मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ ट्रेड कर सकता है। बट यदि रिकमेंडेशन देने की बात होगी तो आई वुड प्रेफर टू गो विद महाराष्ट्र बैंक, जो कि एक पीएसयू पैक से बिलोंग करती है। महाराष्ट्र बैंक में हमारी बैंक की रिकमेंडेशन होगी, 1 सेकेंड। हाँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हमारी बैंक की रिकमेंडेशन होगी। आज स्टॉक लगभग 2.5% तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, चाहे वो 21 हो या 200 डे। इससे साबित होता है कि स्टॉक में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेंथ बनी हुई है। हायर साइड में मुझे लगता है कि 70 रुपये और 75 रुपये तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस आपको 55 का मेंटेन करके चलना होगा। ओके, तो पीएसयू बैंक्स को जैसा कि सर ने कहा वो प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन प्राइवेट में अगर कोई जाना चाहे तो फेडरल और कोटक बैंक में भी जा सकता है। महाराष्ट्र बैंक, इसमें भी बाइंग की सलाह विष्णु सर की यहाँ पर रहेगी। अगला सवाल राहुल गुप्ता जी का है सर। राहुल गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि आर ई सी लिमिटेड, इनका जो बाइंग प्राइस है वो 387 रुपीज़ है, और आईटीसी होटल्स ये 221 रुपये में इन्होंने खरीदा है। तो इन दोनों स्टॉक्स में क्या स्ट्रेटेजी इनको रखनी चाहिए सर? चार्ट्स इसके कैसे लग रहे हैं आपको दोनों स्टॉक से? वेल्थ तो देखिए सिमरन, आरईसी की यदि मैं बात करूं तो एक काफी अच्छे सपोर्ट एरिया के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। बट यस, टेक्निकल स्ट्रेंथ अभी स्टॉक में नहीं है, क्योंकि अपने सभी मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है। बट यस, क्योंकि यदि इनके पास होल्डिंग है तो आई वुड से कि इनको एक स्टॉप लॉस 344 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। हायर साइड में स्टॉक में तेजी जब भी आएगी जब ये स्टॉक 394 के ऊपर निकलेगा। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगी 344 के स्टॉप लॉस लगा के रखिए। हायर साइड में यदि आपको 386 385 के लेवल मिलते हैं तो एक बार के लिए आप एग्जिट करें। आपको री एंट्री लेनी है तो प्राइसेस को 394 के ऊपर निकलने दें। हाँ, दूसरा स्टॉक क्या बताया है सिमरन आपने? आईटीसी होटल्स। वेल, तो आईटीसी होटल में यदि इनकी पोजीशन है तो मेरी तरफ से एग्जिट की सलाह रहेगी। स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकडाउन हमको देखने को मिला है 210 के नीचे, तो मुझे लगता है कि ये गिरावट थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है। डाउन साइड में 200 रुपए तक के भी लेवल्स आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो फिर फिलहाल अभी के लिए आईटीसी होटल्स में हमारी तरफ से एग्जिट की रिकमेंडेशन है। ओके, तो राहुल जी आईटीसी होटल से एग्जिट की सलाह रहेगी, 200 रुपये तक के लेवल दिख सकते हैं। और आरईसी लिमिटेड 344, आप एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करके जरूर चलिएगा, जैसा कि विष्णु सर ने यहाँ पर बताया। 386 के आसपास आता है तो आप इसमें से एग्जिट भी कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं सर। इनका यूट्यूब हैंडल है ग्रोथ के नाम से, और ये पूछ रहे हैं सम्मान कैपिटल का टारगेट क्या होगा सर? वेल देखिए, सेल स्टॉक होती है तो बैंक इसको भी चला जाता है। इंडिया बुल्स के नाम से इसको जाना जाता सर आपकी आवाज़ में है। थोड़ी एक सी अच्छी प्रॉब्लम हो चीज। रही है सर। जी। इज इट क्लियर सिमरन? यस मैं यस, क्लियर नाउ हूँ? नाउ क्लियर सर। तो देखिए, सनराइज कैपिटल यानी कि इंडिया बुल्स जो उसका पुराना नाम था, एक अच्छी तेजी के बाद स्टॉक फिलहाल भी अपने 34 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। कंप्लीटली टेक्निकल स्टडी को यदि मैं फॉलो करूं तो यस, 178 के ऊपर जब तक स्टॉक रहता है आप फिलहाल बाइंग में रह सकते हो। हायर साइड में 195 से लेके 198 तक के टारगेट आपको सम्मान कैपिटल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो हायर साइड में सम्मान कैपिटल में 195 198 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर स्टॉक 178 से ऊपर मेंटेन रहता है तो। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं सर। अगला सवाल हमारे पास आया है पार्थ पटेल जी का। ये पूछ रहे हैं सर, आनंद राठी शेयर, इसमें इनकी जो बाइंग है वो 449 की है। 1 साल का इनका टाइम होराइजन ये लेकर चल रहे हैं, इनका नज़रिया 1 साल का है सर। तो इसमें ये क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं सर? ओके, सो ये सर योर वॉइस इज़ नॉट क्लियर सर। I'm saying he is talking about Anand Rathi Wealth Limited. जी, आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। ओके, तो कहाँ इनकी बाइंग की रिकमेंडेशन किस लेवल पे है, दोबारा कोट करना फोर चाहिए? 49 रुपीज़ सर। 449। ओके, जी। सो आई मीन 449 के लेवल्स आनंद राठी वेल्थ में है, ऑल्दो अभी चार्ट पे तो मुझे नहीं दिख रहा है कि ये। आनंद राठी, एक सेकंड सर। आनंद राठी शेयर प्राइस,
ओके, सो सर इनके पास आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स है, वहां पर इनकी 449 की बाइंग प्राइस है सर, जो इस वक्त यस, यस, 585 के अराउंड है। यस, यस, यस। तो निर्मला सीतारमण ने क्लियर किया कि विंडो ट्रेडिंग में कोई बैन नहीं लगने वाला है। इसकी वजह से सारी जिनके स्टॉक्स में एक अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिली है। तो देखिए उसी इन ट्यून आनंद राठी का शेयर भी आज 8.5% तेजी के साथ फिलहाल भी ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये पूरी जो बास्केट है कैपिटल मार्केट की, इसमें मीडियम टर्म की यदि हम पूरी बात करें तो एक तेजी, एक पॉजिटिविटी रहने वाली है, रह सकती है। आज की यदि मैं बात करूं आनंद राठी की, तो डेफिनेटली स्टॉक 8.5% तेजी के साथ एक ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है। तो इनकी फिलहाल अभी बाइंग है, उस बाइंग को अभी ये होल्ड रखें। और मुझे लगता है कि ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। 650 से लेकर 680 रुपए तक के भाव आपको आनंद राठी में देखने को मिल सकते हैं। बट यस, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं इनको सजेस्ट करना चाहूंगा। वैसे तो इनकी कॉस्ट से काफी ऊपर है ये स्टॉक, बट एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना है 540 का। ओके, तो पार्थ जी 540 रुपये का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है और आप होल्ड करके चल सकते हैं। इसमें अभी आपको और अपसाइड यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अगले सवाल की तरफ सर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास वैभव यादव जी का है, ये मनी 9 के मेंबर भी हैं। ये पूछ रहे हैं सर कि एनएसडीएल में एवरेजिंग कर सकते हैं क्या, और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को अभी इस करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग करने की सलाह रहेगी या फिर नहीं। तो पहले सर एनएसडीएल पर बात कर लेते हैं कि इसमें एवरेजिंग की जा सकती है फिलहाल या नहीं। का जो स्टॉक है इसको विष्णु सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आपकी वॉइस सर क्लियर नहीं आ रही है, बीच बीच में आई थिंक आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक है। ओके, तो लेट मी आई एम ट्राइंग टू जस्ट इंप्रूव इट। श्योर 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 सर, अभी आप फिलहाल कीजिए प्लीज़। अभी अभी अब फिलहाल क्लियर। जी सर, अभी थोड़ा क्लियर नहीं है, वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। चलिए, जब तक सर अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर रहे हैं क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तब तक एक बार मार्केट पर नज़र डाल लेते हैं। मार्केट में इस वक्त फ़िलहाल जब हमने शो की शुरुआत की थी तो मार्केट में गिरावट थी, निफ्टी सेंसेक्स सभी इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। लेकिन इस वक्त फ़िलहाल यहाँ से रिकवरी एक देखने को मिल रही है। निफ्टी में करीब करीब यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 20 से 22-25 पॉइंट्स की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलने वाली है। लेकिन एक वक्त था आज इंट्राडे में निफ्टी ने 25,320 तक का भी लेवल छू लिया था, जबकि इसके लिए जो मेजर सपोर्ट 25,300 का ही था। एक्सपर्ट से, जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा था कि जब हमने एक्सपर्ट से बातचीत करी तो उन्होंने जिक्र किया कि अगर 25,300 के नीचे जाता है निफ्टी तो यहाँ से एक और बड़ी करेक्शन बाजार के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन 25,300 से अगर बाउंस बैक आता है तो 25,800 25,900 तक के भी लेवल यहां पर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल निफ्टी जो है 25,535 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि करीब करीब 200 पॉइंट्स के आसपास की यहां पर रिकवरी निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी आज इंट्राडे में 400 से 500 पॉइंट के अराउंड यहां पर गिर चुका था, लेकिन फिलहाल यहां पर रिकवरी आ गई है। रिकवरी 30 से 35 पॉइंट्स की है फिलहाल, और 83,345 के आसपास सेंसेक्स कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर 400 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी है, करीब करीब 0.25% की तेजी है यहाँ पर। 57,971 पर बैंक निफ्टी काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आईटी के अंदर आज थोड़ा सा प्रेशर है। हालांकि कल की अगर बात करें 6 नवंबर की, तो कल आईटी सेक्टर था जहां थोड़ी सी तेजी देखने को मिली थी। आईटी सेक्टर ही बाजार को संभालता हुआ नजर आया था, लेकिन आज यहां पर गिरावट है करीब करीब 200 पॉइंट से ज़्यादा की यहां पर गिरावट है। 35,106 पर ये आईटी इंडेक्स कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में कल 1.5% गिरावट थी, आज भी गिरावट है, लेकिन गिरावट थोड़ी मामूली है। यहाँ पर 26 पॉइंट्स के आसपास की ये गिरावट है। एक बार सेक्टर वाइज भी नज़र डाल लेते हैं कि आज अच्छा कौन से सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। आपको बता दें कि मेटल सेक्टर, जैसा कि अभी विष्णु सर ने भी यहाँ जिक्र किया था कि आने वाले समय में मेटल सेक्टर के अंदर ग्रोथ के अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर मेटल सेक्टर में आज भी 0.25% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। और पिछले हफ्ते अगर हम देखें तो मेटल सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दी थी बाजार के अंदर। हालांकि इस हफ्ते मेटल में काफ़ी मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है। इसके अलावा पीएसयू बैंक करीब करीब 1.25% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये बाजार का हाल है। तो चलिए, विष्णु सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोबारा से। विष्णु सर,
अगले सवाल की तरफ हम सवाल ले रहे थे वैभव जी का सर, और एनएसडीएल पे हम बात कर रहे थे। इनका सवाल ये था कि एनएसडीएल में एवरेजिंग कर सकते हैं क्या? Simran, so first of all, very sorry for this interruption. That has been, this due to internet connection. मैं आवाज saying कि एनएसडीएल के यदि हम चार्ट को एनालाइज करें तो यदि आप चार्ट को देखें तो इट्स अ कंप्लीटली लाइक अ फॉलिंग नाइफ। हम टेक्निकल में बोलते हैं कि इट्स अ फॉलिंग नाइफ, यानी कि स्टॉक जब कंटिन्यूअसली गिर रहा होता है तो हम वहां बीच में एंट्री लेने की कोशिश नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एनएसडीएल में फिलहाल अभी एवरेजिंग ना करें। आपके पास यदि कोई पोजीशन है तो फिलहाल आप उसी को होल्ड रखने की कोशिश करें, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी ऐसा इनिशियल साइन स्टॉक में नहीं है कि मुझे रिवर्सल के कोई साइन मिले, क्योंकि सभी मूविंग एवरेज के नीचे है स्टॉक। तो फिलहाल अभी यहाँ से एवरेजिंग की कोई आपकी तरफ हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं। ठीक है सर। और एक सवाल सर इनका अडानी एनर्जी पर भी था कि क्या करंट मार्केट प्राइस पर बाय कर सकते हैं? अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। जी। सो देखिए, ऑल्दो टेक्निकली स्टॉक अभी अपने ऑल मूविंग एवरेजेस के फिलहाल अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है। इट इज ट्रेडिंग करंटली 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो आई बिलीव दिस पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आर लाइकली टू रिमेन इंटैक्ट ऑन द हायर साइड। मुझे लगता है कि 1040 से लेके 1050 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेश बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 920 रुपए का लगाना होगा। ओके, तो स्टॉप लॉस वैभव जी अडानी एनर्जी की बात कर लें तो स्टॉप लॉस आपको विष्णु सर ने बताया 920 रुपये का लगाकर चल सकते हैं। हायर साइड पर 1040 1050 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एनएसडीएल पर फिलहाल एवरेजिंग की यहाँ पर एडवाइस नहीं रहेगी विष्णु सर की तरफ से।